अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो में क्लास 11 के लिए हमने जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है, याद रखना, और ये फिज़िक्स के लिए वीडियो है। याद रखना भाई, न्यूमेरिकल जो है ना आपको सीधे सीधे नंबर दिलवाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर आप एक थ्योरी वाला क्वेश्चन करो और उसकी जगह न्यूमेरिकल, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन में 3-4 नंबर आ सकते हैं या 2 नंबर भी, लेकिन अगर न्यूमेरिकल सही किया तो पूरे पूरे 5 नंबर मिलते हैं बगैर कुछ कटे। क्यों? क्योंकि भाई न्यूमेरिकल जो है अगर सही होगा ना तो उसका आंसर भी सही आ रहा होगा, स्टेप भी सही आ रहा होगा, टीचर बिल्कुल नंबर नहीं काटेगा। तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया करो, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, चलो अब जो है वो अपना स्टार्ट लेते हैं और सबसे पहला न्यूमेरिकल करते हैं। पहले एमी इंग्लिश सेंटर को फॉलो करते हैं, उसके बाद अनीस हुसैन और प्रैक्टिकल सेंटर पे। अनीस हुसैन प्रैक्टिकल सेंटर में ना एक जैसे न्यूमेरिकल काफ़ी मैच हो रहे हैं, और अनीस हुसैन में डायमेंशंस है तो वो मैं आपको बहुत डिटेल में ले जाके कराऊंगा। तो डायमेंशन ज़रूर आती है एक क्वेश्चन पेपर में, और ये न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो गिवन डेटा लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 हो रहा है हमारा अभी। अच्छा, सबसे पहले गिवन डेटा और उसके बाद 2 फाइंड करेंगे। अच्छा, गिवन डेटा में आपको क्या दिया हुआ है? गिवन डेटा आसान सा न्यूमेरिकल है पहला वाला तो, और 2 फाइंड। अब बुक हमारी ना पहली जैसी नहीं रही है, फिजिक्स की के लगी तगी चीज़ें आती हूँ। अब आगे पीछे से पूछ लेते हैं अच्छा खासा। एन एरोप्लेन ट्रैवल एट, एक एरोप्लेन है जो कि ट्रैवल कर रहा है। अब ये क्या दिया हुआ है आपको? बेसिकली ये स्पीड दी हुई है उन्होंने। ठीक है, वी वेलोसिटी दी हुई है 850 किलोमीटर पर आवर। अब आप बोलोगे सर हमने तो इस तरह का कुछ पढ़ा नहीं है। ये किलोमीटर किसका यूनिट है? लेंथ, जो कि आप मीटर में पढ़ते आए हो। और आर किसका यूनिट है? टाइम, जो कि सेकंड में। समझ में आ गया ना, स्पीड दी हुई है। अच्छा, अब आगे कन्वर्ट करनी होगी तो कन्वर्ट करेंगे। वैसे इसका यूनिट आपको सेकंड में चाहिए तो कन्वर्ट आपको करना ही पड़ेगा। तो देखो होता ये है कुछ कि किलोमीटर से आपको जाना होगा मीटर पर सेकंड में, तो 1000 इसके साथ मल्टीप्लाई करा लो और डिवाइड करा दो 3600 डिवाइड कराने की वजह से सेकंड में आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई कराने की वजह से मीटर में आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं, जो भी वैल्यू आ रही है लिख लेते हैं। तो 850 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, द आंसर इज़ 236.11 मीटर पर सेकंड। बहुत तेज़ स्पीड है इसकी, बहुत ज़्यादा स्पीड है। अमूमन इतनी स्पीड में शायद उड़ते नहीं हैं। अच्छा, अब बाकी आगे चलते हैं, आगे डेटा देखते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रैवल, कितना टाइम वो लेगा? हाउ लॉन्ग का मतलब है टाइम, कितना टाइम वो लेगा ट्रैवल करने के लिए 1 किलोमीटर। जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डी लिख लो या एस लिख लो, 1 किलोमीटर दिया हुआ है। अब इसको भी हमें किलो में तो रखना नहीं है, मीटर में रखना है। तो कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 1000, तो ये मीटर आ जाएगा। तो डी इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, अब सोल्यूशन करते हैं। सिंपल सवाल है ये, v इज़ इक्वल टू एस अपॉन टी। अब बोलोगे सर ये इतना आसान सवाल, तो ये इस वजह से मुश्किल है सिर्फ, बाकी उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ प्रीफिक्स घुमाने हैं आपको और थोड़ा बहुत चेंजेस करने, बाकी सब आसान है। अच्छा, तो टाइम के लिए सेट करा दो, तो t इज़ इक्वल टू एस अपॉन वी। तो t इज़ इक्वल टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ s? s कह लो d कह लो, एक ही बात है। 1000 डिवाइडेड बाय 236.11। द वैल्यू इज़, देखो 1000 डिवाइडेड बाय 236.11, तो 4.23 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। इतना ही आ रहा होगा बुक में भी। ठीक है, बुक का चेक करते हैं। हाँ, इतना ही आ रहा है, 23। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ रेक्टेंगल होल्डिंग टैंक, एक टैंक है। चलो इसको मैं बताता हूँ कैसे होगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, टोटल 4 न्यूमेरिकल है। गिवन डेटा टू फाइंड। ठीक है, इसके आंसर्स मौजूद भी हैं। अच्छा, चलो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड आउट करा करो, ताकि क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए ना तो आपको फिर मुश्किल नहीं होगी। ऐसा नहीं किया करो कि डायरेक्ट भाई न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। ऐसे अक्सर ना मुश्किल हो जाती है, नहीं हो पाता, टेंशन हो जाती है। तो चलो सबसे पहले न्यूमेरिकल का क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर इसको जो है वो हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला नहीं बनेगा इतना ज़्यादा।
अच्छा देखो क्वेश्चन में कहा रेक्टेंगल होल्डिंग टैंक, आपके पास एक रेक्टेंगुलर होल्डिंग यानी एक ऐसा टैंक है जो रेक्टेंगुलर शेप में है। अब रेक्टेंगुलर 3D में इसमें बनेगा या नहीं, इस तरह से कर लो, इस तरह का है, आपने देखा होगा ना इस तरह से बने हुए होते हैं पानी भरने के वाटर टैंक। अच्छा तो इसमें जो आपको लेंथ दी हुई है वो लेंथ दी हुई है L = 25 मीटर, ठीक है। एंड आगे लिखा हुआ भी है लेंथ, एंड 15 इज़ अ विथ, विथ जो दी हुई है आपको 15 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है सब मीटर में। इज़ यूज टू स्टोर वाटर फॉर शॉर्ट पीरियड, और ये जो स्टोर हो रहा है शॉर्ट पीरियड के लिए किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल में ये इस तरह यूज़ होता है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 2980 मीटर क्यूब का। वाटर इज पम्प्ड इनटू टैंक, वाटर भरा जा रहा है टैंक में, वॉल्यूम इतना है आपके पास टैंक का, ठीक है, नहीं वाटर का वॉल्यूम इतना है। व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द वाटर, वाटर की डेप्थ कितनी है, डेप्थ बतानी है आपने, हाइट बतानी है बेसिकली, डेप्थ यहाँ पे हाइट को कह रहा है। आपको पता है कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें वॉल्यूम डेप्थ हाइट लेंथ ये सब आ रही हो विथ, ये देखो L × H × W, याद आया, H निकालना है तो H = V L × W, H = V कितना दिया हुआ 2980 डिवाइडेड बाय लेंथ 25 × 15, तो आंसर आ जाएगा। सब SI में रखा है तो आंसर भी SI में ही निकल कर आएगा। देखो 2980 डिवाइडेड बाय 25 × 15, द आंसर इज 7.94 मीटर। ये लो, समझ में आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, देखो आसान था ही न्यूमेरिकल था। राउंड ऑफ करोगे ना तो ये 4 से 5 हो जाएगा, शायद बुक में 5 ही दिया हुआ था मुझे याद है। आफ्टर राउंडिंग अप होगा, ये राउंड अप होगा। अच्छा अब अपना अगला न्यूमेरिकल करते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है न्यूमेरिकल भाइयों। अच्छा कंसीडर द लेंथ ऑफ क्यूब, देखो एक क्यूब दिया हुआ है, इधर समझो इधर होगा क्या, न्यूमेरिकल नंबर 3 है, गिवन डेटा, एक मिनट बेहतर करते हैं इसे, गिवन डेटा टू फाइंड। तो देखो कंसीडर करो क्यूब कैसे बनता है, देखो इस तरह से बनता है क्यूब आपके पास, जैसे मैं बना रहा हूँ ना इसी तरह से करना, पैरेलल में लाइंस, फिर उन्हें आपस में मीट करा दो, ये क्यूब आ गया आपका साफ सुथरा सा। अच्छा अब देखो गिवन डेटा में दिखा हुआ क्या है, कंसीडर द लेंथ ऑफ क्यूब इज़, क्यूब की लेंथ कितनी दी हुई है, ये L दिया हुआ है आपको, तो 5.75 सेंटीमीटर, आंसर भी आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को भी। अच्छा उसके बाद इन्होंने अनसर्टेनिटी भी दी हुई है इसके अंदर, जो कि है 0.3 सेंटीमीटर, ये अनसर्टेनिटी है, याद रखना। अच्छा एंड यू वांट टू फाइंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पता करनी है, तो मैं AC लिख रहा हूँ इसे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को इन वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम में पता करनी है। देखो अनसर्टेनिटी पता करोगे तो एक आपके पास आएगी एक्चुअल वैल्यू और एक आपके पास आएगी अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, लेंथ से वॉल्यूम कैसे निकलता है, क्यूब है, याद रखना क्यूब है, फॉर क्यूब, और ये जो कर रहा हूँ मैं सिर्फ क्यूब के लिए होता है, क्यूब के लिए अगर आपको वॉल्यूम निकालना है ना तो लेंथ से, तो क्या करना होगा, जस्ट लेंथ का क्यूब लेना होगा। तो कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 5.75 इस क्यूब दिया हुआ है, तो V = यहाँ देख लो कितना आ जाएगा आपके पास, तो 5.775 का एक मिनट क्यूब तो 190.10, ये आ गया। अब अनसर्टेनिटी निकालते हैं, देखो अनसर्टेनिटी निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ AC अनसर्टेनिटी, ठीक है, MV का मतलब है मेजर वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा अब अनसर्टेनिटी कितनी है, अनसर्टेनिटी है 0.3%,
ठीक है, इसमें गलती नहीं करना भाई, इसमें गलती हो गई ना फिर तो ये आगे भी गलत चला जाएगा। एक बार मैं भी इसे वेरीफाई कर दूं ताकि गलती ना हो जाए। 1 मिनट ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, अनसर्टेनिटी कितनी दी हुई है? 0.3 और मेजर वैल्यू कितनी दी हुई है? 5.75 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जैसे इसे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 1 मिनट मैं कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउ है आप लोगों को, तो उसका तो कोई मसला नहीं है कि सर ये कैसे होगा। ठीक है, अच्छा, सेल्फ असेसमेंट वाले न्यूमेरिकल्स भी ना पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपने जो है ना कंसीडर करना है, उसे भी आपने देखना है। और मैं करा भी रहा हूँ तो मसला नहीं है, वहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है? तो 0.3 डिवाइडेड बाय 5.7, 1 मिनट, 5.75 मल्टीप्लाई बाय 1000, अनसर्टेनिटी आ रही है 5.217। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी निकली है आपके पास। 1 मिनट, हाँ 3 भी मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें वॉल्यूम के लिए काम करना है, इसीलिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आंसर कितना आ रहा है? 15, इसके साथ 1 मिनट, ठीक है 15.6। तो वॉल्यूम कितना निकला? आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। तो वॉल्यूम में जो अनसर्टेनिटी आई है वो आपके पास एक्चुअल वैल्यू जो आ रही है वो 190.10 आ रही है, प्लस माइनस करके 15.6 ये अनसर्टेनिटी आ रही है एब्सोल्यूट में। ये 15 लिखा है मैंने, शायद ये कुछ और ही लग रहा है। ये लो, अब सही है। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई हो कि ये मैंने किस तरह से किया है। चलो, ये तीसरा हमारा सवाल था। ये थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा लेकिन इतना मुश्किल नहीं था ये। अच्छा, अब अपना करते हैं चौथा वाला सवाल। चौथा क्वेश्चन करते हैं अपना, चौथा क्वेश्चन करते हैं। एमी इंग्लिश सेंटर के न्यूमेरिकल से आखिरी न्यूमेरिकल कर लेते हैं और बच्चों इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त वाला दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ मून आपको दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है, मीटर में रखना। ठीक है, चलो सबसे पहले करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 हो गया, वही है गिवन डेटा और टू फाइंड। अच्छा, डायमीटर ऑफ द मून कितना दिया हुआ है? डी दिया हुआ है आपको 3480 किलोमीटर का। ये बात क्लियर हो गई। आपको डायमीटर से रेडियस भी निकालना होगा, वो आपको पता है किस तरह होता है। तो रेडियस के लिए डायमीटर को डिवाइड करा दो, किससे? 2 से। वजह देखो क्यों, समझो ये एक स्पेयर है, ये डायमीटर होता है, तो आधा जो है वो रेडियस होता है, तो इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो कितना आ रहा है हमारे पास? 1740 किलोमीटर। अब मुझे मीटर में चाहिए, तो क्या करूँगा मैं? 2 काम कर सकता हूँ, या तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा दो, या तो फिर ये लिख दो 10 की पावर 3, किलो हटा दो। ठीक है, किलो किसके बराबर होता है हमें पता है ना, किलो इक्वल टू 10 की पावर 3। अच्छा, हो गया। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मून? मून का वॉल्यूम बताओ ज़रा। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात पूछ ली हमसे। हाउ मैनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू द रेशो मांग रहे हैं बेसिकली। ये आपसे रेशो मांग रहे हैं कि कितने मुझे जो है वो नंबर ऑफ मून्स चाहिए होंगे कि वो मिलकर अर्थ बना लें। अर्थ से देखते हो मून बहुत छोटा सा नज़र आता है, अगर आप जुपिटर से मतलब अर्थ से अगर आप उसको देखो ना किसी और प्लेनेट को, वो भी छोटा सा ही नज़र आएगा क्योंकि दूर बहुत है। लेकिन ऐसा है नहीं, बड़े होते हैं काफ़ी ये, लेकिन फिर भी मून अर्थ से छोटा है। देखो यहाँ से भी पता चल रहा होगा, मून अर्थ से छोटा है। तो कितने मुझे मून चाहिए कि वो मिलकर अर्थ बना लें, यानी कितने मुझे मून चाहिए होंगे कि अगर मैं उतने मून को मिलाऊं कि अर्थ के बराबर आ जाएं। समझ गए? अब देखो एक छोटा बच्चा है, मैं हूँ, तो कितने छोटे बच्चे चाहिए होंगे कि वो छोटे बच्चे मिले और मेरे बराबर आ जाएं। इसी तरह वाला सवाल है। चलो, वॉल्यूम के लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है, वॉल्यूम तो हमें पता है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ऐसा क्यों किया भाई? मून एक स्पेयर है, ठीक है, 3.142। अच्छा, एक बात और याद रखना, कोई भी चीज़ परफेक्ट स्पेयर नहीं होती, हम कंसीडर परफेक्ट कर रहे होते हैं इसे।
वरना अगर ये हटा दिया तो फिर इंटीग्रेशन आ जानी है यहाँ पर, और जो कि हमें इतना मुश्किल कर देगी कि इस सवाल में ही हमें घंटों लग जाने हैं। तो काफ़ी आसान कर दिया जाता है चीज़ को आपके लिए। 4/3 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई क्यूब, इसके ऊपर भी 1740 एक्सपोनेंट 3 और क्यूब। द आंसर, सॉरी एक मिनट, क्यूब, हाँ। द आंसर इज़ 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब इसलिए क्योंकि मैंने SI कन्वर्जन कर ही ली थी उस वक्त। ठीक है, सही आया, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब देखो नंबर ऑफ़ मून्स, रेशो लेना बेसिकली, नंबर ऑफ़ मून्स। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ VE लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ अर्थ के लिए, और वॉल्यूम ऑफ मून को डिवाइड करना होगा। इससे पता चल जाएगा कि कितने वॉल्यूम में मिलाऊं मून के अर्थ का बराबर आ जाए। तो नंबर ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो लिख लो 1.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून क्या है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। तो यह आ गया नंबर ऑफ मून्स। चलो डिवाइड करा देते हैं। तो 1.08 एक्सपोनेंट 21 डिवाइडेड बाय 2.2 एक्सपोनेंट 19। द आंसर इज 49। अगर 49 मून मिलाओगे तो अर्थ के बराबर आएंगे, वो अर्थ के वॉल्यूम के बराबर आएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा है 49। अच्छा, इसके ना आगे एक और नंबर भी आ रहा है, अगर मैं इसे राउंड ऑफ कर दूँ ना तो ये राउंड ऑफ होकर 2 हो जाना है, इस तरह हो जाना है। अब वो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकल सेंटर में जो हमें न्यूमेरिकल दिए हुए ना वो इसी तरह के मिलते जुलते, लेकिन जो अब हम करेंगे ना, इसके बाद हम करेंगे डायमेंशंस, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ज़रूर आता है। ये तो इनमें से एक आए ना आए ये वाला चांसेस है, लेकिन डायमेंशन ज़रूर आएगा। तो जो कि अनीस हुसैन ने दिए हुए, तो उसको करते हैं आप, ठीक है, डायमेंशन। और इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी, डायमेंशन को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, वरना मुश्किलात का सामना रह सकता है। तो चलो डायमेंशन करते हैं। डायमेंशन है, इसमें इन्होंने सिर्फ डायमेंशन दे रखी है, ठीक है, इसमें इन्होंने डायमेंशन दे रखी है। सबसे पहले इन्होंने डायमेंशन दिए ये वाली, ये आपके पास टाइम पीरियड का फार्मूला है। आई थिंक आपने पढ़ा हो, तो पेंडुलम के लिए यूज़ होता है ये फार्मूला, ठीक है, पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अच्छा, अब डायमेंशन करने का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। डायरेक्ट डायमेंशन करने की कोशिश नहीं करना, नहीं होती। सबसे पहले क्या लिखो, यूनिट लिखो, यूनिट, फिर यूनिट से चले जाओ डायमेंशन के अंदर। बात समझ आ रही है? देखो, मीटर किसका यूनिट होता है, हमें पता है लेंथ का, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है L, ठीक है। केजी किसका यूनिट होता है, मास का, मास की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल M। अच्छा, उसके बाद सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का, टाइम की डायमेंशन होती है T। समझ में आ गया? डायरेक्ट आपने नहीं लिखना, डायमेंशन को नहीं लिख पाओगे। यहाँ तो शायद लिख भी लो, थोड़ा सा आपको ग्रेविटी की डायमेंशन पता हो, लेंथ की पता हो, लेकिन आगे जब मुश्किल हो जाएगा ना तो नहीं लिख पा रहे होगे। तो पहले यूनिट लिख लो फिर डायमेंशन, क्योंकि यूनिट याद होते हैं आप लोगों को। इस चीज़ को फॉलो करना है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है आज के लिए, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो चलो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के ज़रिए से करते हैं और बात समझते हैं। अच्छा, कांस्टेंट जो है ना डायमेंशन करते वक्त, ये याद रखना, कांस्टेंट को हम कर देते हैं नेग या वैनिश कर देते हैं, सही है, वैनिश सही रहेगा, वैनिश। वैनिश से मतलब क्या है, हटा देंगे, उसको काउंट ही नहीं करेंगे, सिर्फ कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पावर वावर वो लगी रहेगी, सिर्फ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या है, ये 2π कांस्टेंट है। तो डायमेंशन करते वक्त मैं क्या करूँगा, मैं इस कांस्टेंट को हटा दूंगा, ठीक है। कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता ना हमारे पास, कांस्टेंट डायमेंशनल लेस होता है हमारे पास, ठीक है। कांस्टेंट कौन से वाला कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये π2, ये पाई वाले इस तरह के कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप मास को कांस्टेंट ले रहे हो तो उसका तो यूनिट होगा, ये बात क्लियर रखना, शायद आप मिक्सअप कर जाओ, ठीक है। तो ये पाई हमारे पास कांस्टेंट है, या
ये हमारे पास नंबर है, बेसिकली पाई एक नंबर होता है, तो नंबर को हम नहीं लेते डायमेंशन करते वक्त, और 2 भी एक नंबर है, इसको हटा दो। पाई को अगर खोल के लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, 3.142। तो बेसिकली पाई क्या हुआ, कांस्टेंट ही कहलाएगा ना, मगर ये नंबर है, जस्ट अ नंबर, तो इसको आपने हटा देना है। अगर आपके पास लिखा हुआ है फोर्स इक्वल टू, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 2ma, तो डायमेंशन करते वक्त इस 2 को हटा देना, जस्ट ma काउंट होगा। समझाने के लिए लिखा है ये मैंने, सही है, इसको याद रखना। जहाँ भी ये 2 पाई 2 3 इस तरह के आएंगे डायमेंशन करते वक्त, उसे हटा देना, वरना डायमेंशन नहीं होगी आपकी सॉल्व। ठीक है, तो चलो 2 पाई हट गया हमारा, क्योंकि डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, या कांस्टेंट लिख लो, या कांस्टेंट अगर कंफ्यूज कर रहा है वर्ड तो यहाँ लिख लो कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। ठीक है, अब ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सारी टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। 2 पाई ख़त्म हो गया, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, L/G, स्क्वायर रूट को मैं 1/2 कर देता हूँ। L की यूनिट क्या होती है, L एक लेंथ है तो उसकी यूनिट तो मीटर होगी। ये यूनिट लिख रहा हूँ, ठीक है, याद रखना, यूनिट में जा रहा हूँ मैं। ठीक है, आप ये नहीं समझना कि मैं सिंबल लिख रहा हूँ। ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन है ये, तो क्या हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ज़रा रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा, मीटर मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल होगा, तो सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। होल पे क्या था, 1/2, होल पे क्या है, 1/2। मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, देख रहे हो कितनी आसानी से आपको डायमेंशन मिल गई। एस का स्क्वायर 1/2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो क्या आया, एस। डायमेंशन क्या आई, टाइम की, टी, और डायमेंशन हमें पता है टाइम की टी होती है। वैसे तो इसको ऐसे लिखना ठीक है, मगर ये गलत तरीका है, ऐसे लिखी जाती है डायमेंशन, ML/T। आप बोलोगे सर ये तो गलत लिख रहे हैं, नहीं बेटा देखो, M0 L0, M पे 0 L पे 0 से क्या मुराद है, टाइम के अंदर जो मास है वो नहीं होता, लेंथ भी नहीं होती, जस्ट टाइम होता है, टी होता है, टी बचता है। बात समझ आ गई, ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर हो गई बात, क्या हो रहा है, चलो। अच्छा, तो ये टाइम की डायमेंशन आ गई। अब अगला करते हैं, अगला बिल्कुल सेम इसी तरह का है, T = 2 पाई होल रेडिकल m। ये थोड़ा सा शायद मुश्किल होगा, मगर K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट कहाँ से आएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट पता है, देखो चलो यूनिट ना करो, डायरेक्ट भी नहीं होगी आपसे, क्योंकि देखो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट मसला करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक सिंपल काम करते हैं, K को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 2 पाई तो ख़त्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, कोएफिशिएंट है, तो ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब तो आपने पढ़ लिया होगा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास हुक लॉ में आता है, -xk। ठीक है, हुक लॉ में आता है हमारे पास, ठीक है, हुक लॉ आपको पता होना चाहिए। हुक लॉ के अंदर ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो आ रहा होता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, तो पहले हम K की डायमेंशन को कर लेते हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो। F/x = माइनस भी हटा सकते हो, उससे भी कोई मसला नहीं होगा, K। ठीक है, तो माइनस हटा देते हैं, माइनस काउंट नहीं कर रहे। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन आप लोगों को अमूमन याद होती है, ठीक है, वैसे तो इसकी भी डायमेंशन निकाल सकते हो, तरीका आपको पता है, लेकिन अमूमन फोर्स की डायमेंशन आपको याद होती है। वो क्या होती है, ML, और डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, T−1। ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन हो गई। X हमारे पास बेसिकली एक लेंथ है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, हमारे पास L होगी, तो ऊपर पुट कर दो, तो K की डायमेंशन क्या आ गई। देखो आप बोलोगे सर आपने यहाँ फोर्स की डायरेक्ट डायमेंशन पुट करी, तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता होती है, हम बहुत बार निकाल चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। चाहो तो फोर्स का पहले यूनिट लिखो, फिर इसकी डायमेंशन बना लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। यूनिट क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये लो, अब इससे बना लो डायमेंशन, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास, तो ये हो गया ML T−1 स्क्वायर में, और L, तो L से L कैंसिल हुआ, तो जस्ट आपके पास क्या आया, K = M T−1। ये लो,
दिस इज़ द डायमेंशन फॉर के। अब देखो के की डायमेंशन आ गई, अब परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं बची है। जस्ट अब पुट करो यहाँ पर, हाँ यहीं पर पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो t इज़ इक्वल टू m का यूनिट क्या है, m का यूनिट क्या होता है, kg आ गया, ठीक है। और नीचे इसका यूनिट चाहो तो ये भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर, लेकिन चलो डायरेक्ट डायमेंशन लिख देते हैं, और 1/2, सही है। अच्छा, अब kg की डायमेंशन क्या होती है, m, यहाँ भी m आ गया, और ये इन्वर्स है, बल्कि स्क्वायर राउंड ब्रैकेट, ठीक है 1/2। तो ये देखो m से m कैंसिल हो गया, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, t पे पावर है ना, स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/2 से 2 स्क्वायर कैंसिल, तो t इज़ इक्वल टू t। ये लो वही डायमेंशन आ गई। समझ में आई बात, समझ में आ गई ना कैसे किया मैंने, बस इसको याद रखना जो मैंने इस तरीके को फॉलो किया। अच्छा, इसको ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो, m l t, 1 वो ना भी लगाओ तो भी पता चल जाएगा। आई होप समझ में आ गया हो, आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो डायमेंशन यूनिट के ज़रिए से जाके निकालोगे ना, आसान हो जाएगी। अगर यूनिट की तरफ से नहीं जाओगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आपको पता ही नहीं होगा वो चीज़ है क्या, और आपको क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए कि क्वांटिटी हमारे पास ये है क्या, जिस क्वांटिटी को हम कर रहे हैं। अच्छा, अब एक दो चीज़ें मैं क्या करता हूँ, एक दो चीज़ें मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूँ, अगर ऐसा करूँगा तो फिर गलत बात हो जाएगी चलो, अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 2as इज़ इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन क्या है, किस चीज़ की डायमेंशन मांग रहे हैं। अब इसमें से तो किसी भी चीज़ की डायमेंशन पूछी जा सकती है आपसे कि भाई डिस्टेंस की डायमेंशन बता दो, या एक्सेलरेशन की बता दो, या वेलोसिटी की बता दो। तो अब इस सिचुएशन में पता है आपने क्या करना है, सवाल में ऊपर बता कहेंगे वो कि आपको हमने इक्वेशन ऑफ मोशन दे दिए, और ये आपको पता है ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इसमें आप हमें डायमेंशन बता दें एक्सेलरेशन की या डिस्टेंस की। अब यहाँ पर हमें सवाल में इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा जस्ट प्रूव द, या प्रूव करने का कहा है। तो अब हमने पता क्या करना होगा, इसकी डायमेंशन भी निकालनी होगी, इसकी डायमेंशन भी निकालनी होगी, राइट हैंड साइड की भी और लेफ्ट हैंड साइड की भी। और हाँ, एक बात याद रखना, डायमेंशन का सबसे बेसिक काम ही ये है कि ये प्रूफ करता है, डायमेंशन ये चीज़ प्रूफ करती है कि आपके पास जो क्वांटिटी है वो सही है या नहीं, यानी जो फार्मूला है वो सही है या नहीं। फार्मूला सही होगा कैसे पता चलेगा, जो डायमेंशन यहाँ आएगी वही डायमेंशन यहाँ आएगी। हमें किसी साइंटिस्ट ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दे दी निकाल, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दे दी निकाल के, अब हमें कैसे पता चलेगा ठीक है गलत है, हम डायमेंशन निकालेंगे, राइट हैंड साइड की भी लेफ्ट हैंड साइड की भी। अगर डायमेंशन दोनों तरफ सेम आ गई, इसका मतलब है सही फार्मूला है। एक तरीका है ये इसका। चलो 2 मैंने कहा था ना हटा देना, तो हटा देते हैं, सोल्यूशन करते हैं। ए क्या दिया हुआ है आपको, ए तो एक्सेलरेशन होती है, तो उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस आपको पता है, इसका यूनिट मीटर होता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है आपके पास मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर को इग्नोर ना करना, ठीक है, पावर को इग्नोर ना करना, मीटर पर सेकेंड, वो भी वेलोसिटी है, चाहे फाइनल हो या इनिशियल हो। तो देखो मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, देखो m से मल्टीप्लाई हो ना, यहाँ क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर माइनस ये ना, हाँ, मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आ गया आपके पास सेकेंड का स्क्वायर, तो ये हो गया सेकेंड का स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, ठीक है, तो इसको याद रखना, मीटर सेकेंड का स्क्वायर और ये सेकेंड का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ तक बात समझ आ गई। अब एम स्क्वायर और एस स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो एम स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एस स्क्वायर। आप बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं रखा, अगर यहाँ रखा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल हो गए तो फिर तो वो ज़ीरो आ जाएगी ना दूसरी साइड, तो इसलिए ऐसा किया। ज़ीरो थोड़ी ना चाहिए हमें, डायमेंशन ज़ीरो थोड़ी ना देगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। देखो दोनों सेम है ना, ये भी एम स्क्वायर एस स्क्वायर, ये भी एम स्क्वायर एस स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा। तो एम स्क्वायर और एस स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर और एस स्क्वायर। अब मैंने बताया था ना, कांस्टेंट या डायमेंशनल लेस नंबर को नहीं काउंट करते, तो क्या आ गया, एम स्क्वायर और एस स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर और एस स्क्वायर। अच्छा, अब एम क्या है,
मीटर, ये मास नहीं है मीटर है, याद रखना, ये हम यूनिट में कर चुके हैं इसे, इसलिए देखो तो मास है नहीं हमारे पास इसमें, तो मास तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास लेंथ है जो कि स्क्वायर है, और टी क्या है, डिनोमिनेटर में है, ऊपर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये इधर आ गया। और सेम चीज़ उधर भी है तो सेम ये ही बनेगा, m का स्क्वायर l का स्क्वायर t इनवर्स, ठीक है। ये लो, समझ में आ गई आपको डायमेंशन क्या आ रही है, डायमेंशन इसकी, ठीक है। बस ये चीज़ मैंने डायरेक्ट करी है, ऊपर लेकर आओगे तो सेकंड इन्वर्स में हो जाएगा, इसीलिए इन्वर्स में लिखा है, क्योंकि डायमेंशन में हम डिनोमिनेटर नहीं डालते हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा चलो ये हो गया, अब आगे चलते हैं। अब सेम ऐसे इसको भी आप इसी तरह से डील कर सकते हो, वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। सेम इसी तरह से अब जल्दी जल्दी करते हैं। इसकी डायमेंशन, अब इसका यूनिट हमें पता है मीटर होगा, इसका यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड होगा, इसका यूनिट हमें पता है सेकंड होगा, 1/2 को हम इग्नोर कर देंगे, तो एक्सेलरेशन का हमें पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और यहाँ भी हमें पता है कि ये सेकंड का स्क्वायर होगा। सेकंड का स्क्वायर सेकंड के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सेकंड सेकंड से कैंसिल हो गया, m इज़ इक्वल टू m प्लस m आ गया, m इज़ इक्वल टू 2m आ गया, 2 नहीं लिखा जाएगा तो m हो गया। m क्या है, जस्ट मीटर है, लेंथ है, तो डायमेंशन क्या आई, मास ज़ीरो, लेंथ है, टाइम नहीं है, टाइम भी ज़ीरो, तो दूसरी तरफ भी यही आ रही है, मास ज़ीरो, लेंथ है, टाइम ज़ीरो, ये आपके पास डायमेंशन आ गई। दिस इज़ द डायमेंशन फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आप चाहो तो इंटरनेट से भी सर्च करके चेक कर सकते हो, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ये डायमेंशन हमारे पास आ गई, चैट जीपीटी से भी चेक कर सकते हो, यही आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं अपनी डायमेंशन इसकी, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। यूनिट पे जाओ, यूनिट पे जाओ, सारी काम आसान हो जाएगा। v बेसिकली वेलोसिटी है, और ये आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी पता है ना क्या होती है, ये आपके पास इसका यूनिट अगर देखें तो ये होता है इसका यूनिट 1/s, जिसे आप हर्ट्ज़ कह रहे होते हो, बेसिकली वो 1/s होता है। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है 1/t, तो 1/t है तो यूनिट क्या हुआ 1/s, समझ में आ गई बात। तो मीटर का वेलोसिटी का क्या यूनिट निकला, मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट निकला 1/सेकेंड, और वेवलेंथ एक लेंथ है तो लेंथ का यूनिट मीटर होगा। तो डायमेंशन क्या आई, ms इज़ इक्वल टू ms। अब इसको डायमेंशन में लिख दो ज़रा, तो m तो नहीं है, मास नहीं है, और l है आपके पास, और t का इन्वर्स है, ठीक है। इसी तरह से m है, l है, और t का इन्वर्स है, आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे करते हैं। वैसे ये वीडियोस मुझे लग रहा है एक दिन में एक ही हो पाएगी इतनी ये इसमें सवालात थोड़े ज़्यादा आ गए 9 वाले में, वरना इतने ज़्यादा होते नहीं है सवालात, ठीक है। चलो क्योंकि हमें अपने फिज़िक्स के लेक्चर भी कवर करने हैं ना, तो इसलिए उसका भी टाइम हमें सेफ रखना होगा, वरना ऐसा ना हो कि इसमें तो सिर्फ जस्ट लिखना है हमें और कुछ नहीं करना। मैं कॉन्सेप्ट वगैरह तो पहले से आते ही हैं इसके, तो जस्ट लिखने का काम है। ई के डायमेंशन, ई बेसिकली कुछ नहीं है, एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है। ये क्या है, mc², यहाँ पर m मीटर नहीं है, यहाँ पर m मास है, तो ये kg हो गया। यूनिट क्या होता है आपके पास, ये c क्या है, ये c है वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो बेसिकली वेलोसिटी ना, तो यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो क्या आया आपके पास, kg मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या आई, एनर्जी की डायमेंशन आप लोगों को पता है क्या होती है, डायमेंशन क्या आई, m kg की वजह से, जो कि 1 है, l का स्क्वायर और t का इन्वर्स, ये लो, ठीक है। इसको भी कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। ई चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया है या गलत किया है, ठीक है, हाँ सही है, सही किया। बात समझ में आ गई ना कैसे हुआ, इसको टेंशन नहीं लेना।
अच्छा, अब हम अपनी डायमेंशन करते हैं। याद रखना ये मीटर इसलिए स्क्वायर में आया क्योंकि ये होल पे स्क्वायर था, वरना तो स्क्वायर में नहीं आता। ठीक, तो सही आया हमारे डायमेंशन। अगली डायमेंशन कौन सी है हमारी? अगली डायमेंशन है हमारे पास थिन लेंथ फॉर्मूले की। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, ये आ गया। अब ये तीनों की तीनों चीज़ें लेंथ ही हैं। फोकल लेंथ इज अ लेंथ, तो इसका यूनिट क्या होता है? वैसे तो सेंटीमीटर होता है, ऐसा ही में लिखोगे तो मीटर होगा। मीटर में मतलब ऐसा यूनिट ही जाना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये भी आपके पास लेंथ है, तो इनके यूनिट भी मीटर ही होंगे एसआई में। ज़रा इसको सॉल्व कर दो। तो 1/m इज इक्वल टू, इसको ज़रा ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका ज़रा एलसीएम ले लो, m प्लस m अपॉन, नहीं बल्कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। देखो ये क्या है आपके पास, डिनोमिनेटर सेम है तो ये 2 हो गया और ये m हो गया। क्या किया, बात समझ में आई? देखो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या होता है, डिनोमिनेटर को एक टाइम लिख लिया जाता है, ऊपर वाली चीज़ों को ऐड कर देते हैं। अगर वो ऐड हो रही हैं तो 1 ऐड 1 तो 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2m इज इक्वल टू 2m। तो कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, m आ रहा है। तो डायमेंशन क्या आ रही है इस फॉर्मूले की? m जो है वो है ही नहीं तो 0, लेंथ है और टाइम नहीं है तो ये भी 0 हो गया। ये डायमेंशन आ रही है आपके पास। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो कि ये किस तरह से हमने इसकी डायमेंशन को निकाला। अच्छा, अब एक और चीज़ की डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ, बल्कि इसको रख देते हैं। एक और चीज़ की डायमेंशन है, ये आपके पास स्टैंडिंग वेव होती है ना, स्टैंडिंग वेव की आपके पास वेलोसिटी की डायमेंशन है। स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी की डायमेंशन है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये जो म्यू है ना, यह लीनियर मास डेंसिटी, इसको लिख लो, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी से ये मुराद है कि कितना मास मौजूद है पर यूनिट लेंथ में। ठीक है, आई थिंक अभी तक शायद आपके पास ये चीज़ नहीं आई है, आपने अभी तक ये चीज़ नहीं पढ़ी है, तो मैं इसको मज़ीद डिफ़ाइन नहीं कर रहा। ये चीज़ फर्स्ट मैट्रिक में आपके पास आएगी, जो मैट्रिक में वेव का चैप्टर है ना उसमें ये आएगा। अभी आपने इसे नहीं पढ़ा, बस ये याद रखना, ये लीनियर मास डेंसिटी है आपके पास। अगर मैं इसका यूनिट लिखूं तो इसका यूनिट होता है कि कितना मास मौजूद है पर यूनिट लेंथ में, इसका ये यूनिट होता है बेसिक, यूनिट याद रखना। तो कर लेते हैं v इज इक्वल टू, और हाँ t क्या है, t है टेंशन। ये आपको पता होगा, टेंशन बेसिकली एक फोर्स होती है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगी, डायरेक्ट अगर मैं डायमेंशन लिख लूँ तो m l t इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है, इनवर्स में स्क्वायर। तो t की डायमेंशन क्या आ गई, वो डायरेक्ट लिख लेते हैं, m l t इनवर्स का स्क्वायर और 1/2। अभी 1/2 यानी स्क्वायर रूट की वजह से। अच्छा, म्यू आ जाएगा, म्यू क्या होगा आपके पास, म्यू होगा आपके पास m l। ठीक है, आप इसको भी डायमेंशन कर देते हैं, तो ये तो एज इट इज़ रहेगी टेंशन की डायमेंशन। इसके साथ आ गया L और इसके साथ आ गया L और आपके पास M। ठीक है, 1/2। देखो अब हम क्या करते हैं, इसको डायमेंशन में लिख देते हैं, डायमेंशन कर देते हैं इसको। ये M आ गया, ये L आ गया, ये आपके पास हो गई L और ये हो गई आपके पास ये क्या है हमारे पास, कितना मास, ये kg हो गया, kg यानी, अच्छा यूनिट हमसे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, ये मैंने फार्मूला लिखा था बेसिकली, यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है। अगर मैं इसका यूनिट लिखूँ ना तो यूनिट होगा इसका kg पर मीटर। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ डायरेक्ट यूनिट लिख देता हूँ ताकि हमें ना मुश्किल ना हो, मैंने से लिखा तो सही था लेकिन यूनिट नहीं लिखा था, वो kg पर मीटर और रेसिप्रोकल करा तो, ठीक है, रेसिप्रोकल करा तो मीटर ऊपर आ गया और kg नीचे आ गया। मीटर की डायमेंशन क्या है L, kg की डायमेंशन क्या है M। तो M से M कैंसिल हो गया, L से L पे स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई होके, तो ये L का स्क्वायर और T इनवर्स आ गया आपके पास। देखो स्क्वायर को कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा आपके पास, M 0 हो चुका था ना तो इसलिए
मतलब 1 हो गया था ना, कैंसिल हो गया, तो m पे 0 लगा दिया ताकि 1 हो जाए। अच्छा 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, कॉमन निकल गया, मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वही आ गई आपके पास कि ml/t इनवर्स, यहाँ इनवर्स आएगा। ठीक है, समझ में आया? ये फॉर्मूला आपने आज से पहले नहीं पढ़ा होगा, इसलिए शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, ऐसा जितना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब इसी तरह से फ्रीक्वेंसी है, ये मैं नहीं करा रहा, ये आप ट्राई करना। ठीक है, ये आप ट्राई करना। 1/21 दिया हुआ है, थोड़ा सा इसकी डायमेंशन आप ट्राई करना। ठीक है, और इसी तरह से इसकी डायमेंशन भी ट्राई करना। वैसे तो इसकी डायमेंशन आएगी t इनवर्स, यानी ये आएगी इसकी डायमेंशन। मैं पहले ही बता देता हूँ ml, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन पता है। ठीक है, सॉल्व करके चेक करना कि सॉल्व कैसे हो रहा है। हिंट दे देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ कि ये ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये रेडियस है, सही है, डिस्टेंस है। तो अब आसान हो जाएगा, अब मुश्किल नहीं होगा। एक बार ट्राई करना खुद से इसको, ख़ास तौर पे इसलिए ताकि आपको भी तो पता चले कि आपको कैसा आया, आपको समझ कैसी आई बात। ठीक है, और बाकी आपको आंसर तो पता है, दोनों का आंसर ये आएगा, 0 आएगा, दोनों का आंसर ये आएगा। तो यहीं तक रखते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। ये लेक्चर सबको मिलेगा, इसके बाद वाले जो लेक्चर होंगे ना वो प्राइवेट होंगे। सही है, चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 9 तक अब लेक्चर प्राइवेट होंगे। सिर्फ चैप्टर 1, चाहे वो 9 का हो, 10th का हो, फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का, वो पब्लिक है। अगर आप ऐड होना चाह रहे हो ना ग्रुप में तो ऐड हो जाओ। ठीक है, 1000 रुपये फीस है, नंबर आया होगा शुरू में, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।